Hello, everyone, and welcome once again. So, today we'll discuss about the some trends in the periodic table, and we have the very first topic, that is the atomic radii or atomic size. Let's see that. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एटॉमिक रेडियस क्या होती है या एटॉमिक रेडियाई क्या होती है। तो बेसिकली हम कोई एटम को जब डिज़ाइन करते हैं तो सेंटर में एक न्यूक्लियस रखते हैं और नंबर ऑफ शेल्स हम चारों तरफ बनाते हैं। तो सपोज दिस इज़ द आउटर मोस्ट शेल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ डिस्टेंस जो है इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो है, राइट। तो ये आपके एटम का रेडियस होगा। क्लियर। सो बेसिकली डेफिनेशन अगर देखा जाए तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट साइज न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वेयर द electron is present in the outermost shell, right? So this is atomic radius. तो अगर हम इसका जनरल पीरियडिक ट्रेंड देखते हैं पीरियडिक टेबल में, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं। सपोज कीजिए हम फर्स्ट ग्रुप लेते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप में जो आपका फर्स्ट मेंबर सपोज कीजिए हम हाइड्रोजन रखते हैं, राइट। वैसे इसकी पोजीशन जो है अभी स्टिल इट्स नॉट क्लियर। सपोज कीजिए हम हाइड्रोजन रखते हैं, देन ली ना के रब safer, right? So I'm just simply talking about this rubidium, right? And of course all the elements of the first group. तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन का एटम हुआ। लिथियम का जब एटम हम डिज़ाइन करेंगे तो आपको 2 शेल्स काम में लेनी होगी। जब हम सोडियम का एटम बनाएंगे तो इसके लिए आपके शेल नंबर आ जाएंगी 3, राइट। एंड व्हाट अबाउट पोटेशियम, तो यहाँ हमको 4 जो शेल जो है आपको मिलेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि साइज जो है हाइड्रोजन से लेकर पोटेशियम तक इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली रुबीडियम और फ्रांसियम में भी ये इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या एक कंसेप्ट आया बेसिकली कि अप टू डाउन चल रहे हैं एक सेम ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में ओनली 1 शेल है, लिथियम में सेकेंड शेल आ गया है, सोडियम में थर्ड शेल आ गया है और पोटेशियम में फोर्थ शेल आ गया है। इस वजह से साइज जो है एटम का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो बेसिकली व्हेन वी गो अप टू डाउन इन द सेम ग्रुप, द atomic size or atomic radii, all right, it's increasing, all right। आइए देखते हैं लेफ्ट टू राइट अगर हम एक पीरियड में चलते हैं तो क्या होता है, तो जनरल ट्रेंड क्या बनता है। चलिए देखते हैं। अब लेफ्ट टू राइट अगर एक सेम पीरियड में चलते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या आपके इफेक्ट डालता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके पीरियड नंबर 3 के लिए। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे, ना मग अल सी पस्कल, पस्कल और आर्गन भी होता है। तो आर्गन को मैं थोड़ा अभी देर में आपको समझाऊंगा। बेसिकली यहाँ पर सोडियम का साइज जो है आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपके जितना भी हमने मेंशन किया है डिजिट्स, ये पिकोमीटर्स में है। तो 186 सोडियम का आपके साइज हो गया। इसी तरह से देखें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन साइज डिक्रीज होता जा रहा है। 160, 143, 117। फास्फोरस में 110 हो गया है, सल्फर में 104 और इस क्लोरीन का जो साइज है वो आपके 99 पिकोमीटर्स है। साफ पता लग रहा है कि एक ही पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियाई, वो क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा,
क्लियर है? तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वर्क करता है, वो है आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो 1 by 1 प्रोटॉन्स के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं न्यूक्लियस में, तो बेसिकली न्यूक्लियस का इम्पैक्ट जो है आउटर मोस्ट शेल पर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से साइज क्या होता है आपके, डिक्रीज होता है। तो अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि आपके क्लोरीन के जस्ट बाद जो एलिमेंट आता है वो आता है हमारे पास में आर्गन, राइट? तो आर्गन का अगर हम पिकोमीटर्स में साइज को कंसीडर करते हैं तो वो तकरीबन 191 के अकॉर्डिंग आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आर्गन का जो आपके साइज है, तो नेक्स्ट टू व्हाट क्लोरीन, तो आर्गन का साइज जो होगा वो आपके कुछ ये साइज होगा। इट मीन्स ये आर्गन का साइज, एटम का साइज इस सोडियम मेटल के साइज से भी क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि व्हाई द साइज ऑफ आर्गन इज ग्रेटर देन व्हाट यू कैन से अदर एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, यस, पीरियड नंबर थर्ड। तो यहाँ एक कंसेप्ट की बात ये आती है कि आर्गन में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो मौजूद हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है। क्लियर? तो कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से तो इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, आउटर मोस्ट शेल और अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स जो फुलफिल है। जब रिपल्शन ज़्यादा होता है दैट मीन्स अ काइंड ऑफ यू कैन से शील्डिंग इफेक्ट इज देयर, राइट? तो इस वजह से एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली रिपल्शन जो होता है आउटर मोस्ट शेल और अंदर की शेल्स का, वो रिपल्शन यहाँ इंक्रीज हो जाता है आर्गन के केस में। दैट्स व्हाई द साइज ऑफ आर्गन इज कंपैरेटिवली ग्रेटर, राइट? होना तो क्या चाहिए था, अगर हम यहाँ आपके आर्गन कंसीडर करते हैं तो वो और भी छोटा होना चाहिए था, लेफ्ट टू राइट ही तो चल रहा है, लेकिन आर्गन का साइज बढ़ गया है। इसका रीजन केवल एक ही बताइएगा, और वो होता है क्या, repulsion. There is a repulsion between the outermost shell electrons and of course insider electrons. तो आइए देखते हैं एटॉमिक रेडियाई को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं और वो है आपके फैक्टर्स which can affect what atomic radii. तो मेनली हम यहाँ 2 फैक्टर्स को आपके स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट जो है इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, alright, so effective nuclear charge and the very next one that is the shielding effect. तो बेसिकली जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात की जाए तो हम इसको Z इफेक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियर इफेक्ट। क्लियर? तो यहाँ न्यूक्लियर इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या Z इफेक्ट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट आप शो कीजिए। लेफ्ट टू राइट जब भी आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर Z इफेक्ट का क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट। वी नो दैट 1 by 1 प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग इन अ पर्टिकुलर व्हाट एटम व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट। तो जैसे ही हम क्या बोलते हैं एटम्स को कंसीडर करेंगे 1 1 करके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बढ़ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में आप ये शो कीजिए कि यहाँ प्रोटॉन्स के नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? सपोज कीजिए हम यहाँ अगर बात करें तो सपोज कीजिए हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ले सकते हैं जिसको हम कहें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। सपोज कीजिए ये हम एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर बोरोन का नंबर कितना हुआ, बोरोन का नंबर 5 हुआ, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का आपके 7। क्लियर? तो यहाँ बोरोन जो है इसके पास में देखिए अगर कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो 2 3 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे। क्लियर? What about carbon? So we have 2 electrons in the first shell and obviously
these are the 4 electrons in the next one. What about nitrogen? यहाँ थोड़ा साइज का मैंने कुछ मैटर कर दिया है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और बेसिकली यहाँ पर आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए इस आउटर मोस्ट शेल में। तो अगर हम साइज को थोड़ा सा बोरोन का थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ये जस्टिफाई हो पाएगा। कुछ ऐसे मान लीजिए, यहाँ प्रोटॉन्स के नंबर कितने हैं 5, यहाँ प्रोटॉन्स के नंबर 6 हैं और यहाँ प्रोटॉन्स के नंबर 7 है। इट मीन्स यहाँ 5 प्रोटॉन्स इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ 6 प्रोटॉन्स इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ 6 प्रोटॉन्स की जो पावर है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, वो ज़्यादा है। दैट्स वाई द साइज बिकम व्हाट, लिटिल शॉर्टर। कार्बन का साइज छोटा होगा। लेकिन अगर हम बात करें नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन में क्या होगा, यहाँ पर 7 प्रोटॉन्स हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नो डाउट 1-1 करके इलेक्ट्रॉन भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं, बट you can see that the 7 protons highly attract these, you can say 5 electrons. That's why the size little bit shorter. तो कह सकते हैं कि Z इफेक्ट या न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है लेफ्ट टू राइट जब इंक्रीज होता है तो साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाता है। वेल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो हम अप टू डाउन कंसीडर नहीं करते हैं। अप टू डाउन के बारे में बात करें, नो डाउट आपके प्रोटॉन्स के नंबर्स बढ़ते हैं, बट यू सी दैट आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी आपके इंक्रीज होते हैं और शेल नंबर्स इंक्रीज होता है। तो शेल नंबर इंक्रीज होंगे तो वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्क नहीं करेगा, वहाँ केवल बात करेंगे हम लोग शील्डिंग इफेक्ट के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा जो फैक्टर है उसे हम कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरह से आपके एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करने वाला है। तो देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट जो होता है किस तरह से वर्क करता है। जैसे हमने बात की ली, ना और के, दैट मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ हम बात करें तो लिथियम का नंबर जो होता है वो होता है अपने पास 3, सोडियम 11 और पोटेशियम 19। तो अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक करें तो हमारे पास आएगा 2 1, हियर वी हैव 2 8 1 और इस पोटेशियम के लिए 2 8 एंड ऑफ कोर्स 8 एंड 1। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेकेंड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इनके एटम के साइज को देखें तो फर्स्ट शेल हमारे पास ये रहा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जो नेक्स्ट शेल होगा इसमें ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम के लिए बात की जाए तो यहाँ सोडियम का ये आपके फर्स्ट शेल 2 electrons. This is the second shell where the 8 electrons are present, and this is the third shell. आप देख सकते हैं कि साइज जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। पोटेशियम के लिए अगर बात की जाए तो इसका साइज ऑब्वियसली और बड़ा होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट शेल ये रहा, सेकेंड शेल यहाँ आपको मिलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स and what about next one? It is consisting what, 8 more electrons, and we have the last one, that is the shell number, you can say what, 4th. Clear? तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ अप टू डाउन हम क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर चल रहे हैं और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ये रहा, देखिए। ऑलराइट, यहाँ शेल नंबर्स भी आप चेक कर सकते हैं, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, राइट।
तो बेसिकली यहाँ रिपल्शन जो है, राइट, वो इंक्रीज हो रहा है। शेल्स में अगर हम बात करें पोटेशियम का साइज बड़ा होने का, तो देखिए यहाँ इनसाइडर जो फुलफिल इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में रिपल्शन है। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने से इनका जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। नो डाउट यहाँ पर आपके पोटेशियम के अंदर Z यानी आपके प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा है, प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा है, दैट मीन्स न्यूक्लियस का इफेक्ट तो है, लेकिन वो न्यूक्लियस का इफेक्ट इस आउटर मोस्ट शेल के लिए क्या रहता है, कुछ कम हो जाता है। रीज़न क्या बताएंगे, यहाँ पर ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक तरह से शील्ड का वर्क करते हैं, जिस वजह से रिपल्शन होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब रिपल्शन होगा तो साइज थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। ऑलराइट, तो बेसिकली अप टू डाउन अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में चलते हैं तो वन बाय वन क्या इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी शेल्स बढ़ रही हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं और ऑब्वियसली इसी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। और जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। So we have one more radius that is called the covalent radii और covalent radius। तो covalent radius क्या होता है, पहले इसका definition देख लेते हैं। It is defined as 1/2 the distance between the two nuclei of two covalently bonded atoms of the same element in a molecule। अब इसका मीनिंग क्या है, तो बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं कि टू एलिमेंट्स के बारे में। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन का एटम हुआ, क्लियर, और ये हाइड्रोजन का एटम एक दूसरे हाइड्रोजन के एटम से इंटरेक्ट कर रहा है। सो दिस इज the construction of the another, you can say, hydrogen. So we have two hydrogens there. Whenever they form a particular molecule, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के लिए, तो जब भी मॉलिक्यूल के लिए बात की जाएगी तो ये दोनों आपके एटम जो हैं वो कंबाइन होंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ ओवरलैपिंग एरिया जो है हमें मिलता है, और ओवरलैपिंग एरिया ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन सपोज कीजिए ए है और ये हाइड्रोजन बी है, तो हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन बी आपस में जब कंबाइन हुए तो इन दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का राइट डिस्टेंस अगर हम इसको जस्ट हाफ कर देते हैं कुछ इस तरह से, क्लियर, ऑलराइट। तो ये जो रेडियस आया इसे ही हम कहेंगे यस कोवेलेंट रेडियाई। तो कोवेलेंट रेडियाई में ये रेडियाई जो है आर ए का हो गया, क्लियर, और यहाँ आया आर बी। सो दिस इज द कोवेलेंट रेडियस। आइए देखते हैं एक और रेडियस जिसको हम बोलते हैं आपके वंडरवॉल रेडियस। और वंडरवॉल रेडियस जो होता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is basically defined as 1/2 the distance between the nuclei of two identical non-bonded isolated atoms। तो बेसिकली यहाँ हम अगर समझना चाहें वंडरवॉल रेडियस, तो वंडरवॉल रेडियस जो है उसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज कीजिए two molecules के in between what kind of you can say attraction। तो सपोज कीजिए हमारे पास
एक मॉलिक्यूल जो क्रिएट किया हुआ है हमने, वो ये रहा। तो यहाँ हमारे पास में दो न्यूक्लियस हुए, जैसे मैंने हाइड्रोजन के लिए कंसीडर किया था, राइट। और एक और मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर आपके क्रिएट कर रहा हूँ। ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं कुछ इस तरह से, लाइक दिस। तो कोवेलेंट रेडियस तो हमें मालूम है कि दोनों न्यूक्लियस के इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस इसका जस्ट हाफ, राइट। So this is the molecule, whatever, hydrogen suppose this is the molecule hydrogen, right। तो यहाँ देखिए ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत करीब हैं, नज़दीक हैं, इनसे ज़्यादा ये करीब नहीं हो सकते। तो बेसिकली यहाँ इस आपके मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस और इस मॉलिक्यूल के इस एटम का न्यूक्लियस, इनके बीच जो है डिस्टेंस, वो हमारे पास डिस्टेंस कुछ इस तरह का होगा। क्लियर। सो देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। और इसका हम हाफ करें, ठीक है, तो वो जो आपके रेडियस होगा इसे हम कहेंगे वंडर वॉल रेडियस। तो बेसिकली यहाँ पर वंडर वॉल बॉन्ड्स जो होते हैं क्रिएट होते हैं, जैसे टू हाइड्रोजन्स के इन बिटवीन ले लें या फिर टू क्लोरीन्स के इन बिटवीन ले लें, तो उन मॉलिक्यूल्स के पर्टिकुलर एटम्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स है, और ये बहुत नियर बाई आपके एटम्स हुए, और इनके बीच जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस का हाफ है, इसे ही हम कहेंगे वंडर वॉल रेडियस। Well, the next type of radius or radii, that is called the ionic radii। और ionic radii जो होती है वो ठीक दो तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट जो होती है आपके कैटायनिक रेडियाई, और एक हम बात कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं एनायनिक रेडियाई। तो बेसिकली एक कंसेप्ट ये है कि कैटायनिक रेडियस जो होता है हमेशा अपने पेरेंटल एटम से, या कैटायन अपने पेरेंटल एटम से हमेशा छोटा होता है। और अगर बात की जाए एनायनिक रेडियाई के लिए, और एनायन का रेडियस जो होता है वो हमेशा अपने पेरेंटल एटम से बड़ा होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आपके कैटायनिक रेडियस के लिए। तो कैटायनिक रेडियस का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये निकला कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है किसी कैटायन के अंदर, तो बेसिकली वो उसकी कैटायनिक रेडियाई हो जाती है। चलिए देखते हैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, सपोज कीजिए सोडियम, और सोडियम का नंबर होता है 11, और कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8 और 1 कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ मिलता है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि थर्ड इलेक्ट्रॉन जो जो थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये सोडियम लूज़ करेगा, और लूज़ करने के बाद में ये ऑब्वियसली बनाएगा Na+, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज अगर एटम 281 का है तो आयन जो बनेगा इसका 2,8 कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, जो कि स्टेबलाइज्ड होगा। और देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हियर। तो एटम के साइज में यहाँ अगर सोडियम का हम एटम देखें तो कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल it consisting 8 electrons, and the last one you can say that there is 1 electron. So basically to attain the stability this electron has to be removed from here, तो इसको हमें देना पड़ेगा ionization potential। that means the electron is completely out or thrown out from the
isolated gaseous atom. So basically it will turn up into Na plus. So how Na plus looks like? It's the configuration is 2,8. That means the nucleus is here, and this is the first shell, and obviously this will be the second shell, you can say. और यहाँ आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आपको फिल करने हैं. क्लियर? इट मीन्स आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या हो गई है, आपके गायब हो गई है. दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इज बीन टोटली आउट. सो you can say this is the Na plus, that means the cation. So पेरेंटल एटम कौन सा हुआ, सोडियम, और ये आपके कैटायन हुआ सोडियम प्लस. तो यहाँ ये आपके पेरेंटल एटम हमेशा अपने कैटायन से बड़ा होगा. क्लियर है? तो दिस इज द कैटायनिक रेडियस. इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं. आगे देखते हैं कि एनायनिक रेडियाई क्या हुआ, और एनायन जो होता है क्यों अपने पेरेंटल एटम से बड़ा होता है. लेट्स सी. आइए देखते हैं एनायनिक रेडियस जो होता है वो किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा. तो हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, वो है आपकी क्लोरीन. और क्लोरीन जो है इसका नंबर होता है 17. कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2, 8 और 7. तो बेसिकली आपके अगर देखा जाए तो थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको गेन करा रहे हैं. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इन द आउटर मोस्ट शेल टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा तो 2, 8, 8 कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, और यहाँ पर Cl नेगेटिव आपको मिलेगा. तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 एंड ऑब्वियसली 8. आइए देखते हैं इनका किस तरह से एटम और आयन को हम डिज़ाइन कर सकते हैं. तो ये रहा Cl का एटम. सो वी कैन से दैट there are the 8 electrons in the outermost shell, and these are the 7 electrons. It means it needed one more electron to complete its octet. So obviously one electron has to come inside this लास्ट ऑर्बिट. तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन के आने के बाद में ऑब्वियसली अंदर वाले और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के थ्रू एक रिपल्शन फील करेंगे, एक शील्डिंग इफेक्ट आएगा. इस वजह से इस एटम का साइज जो है इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कुछ एक्सपेंड हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ हम कुछ साइज को अगर कंसीडर करें तो कुछ इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं, और थोड़ा सा साइज यहाँ पर आप एक्सपेंड कर सकते हो. Alright, I think one more left. Okay, so you can see that this is the parental atom, और यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में जो आपके नेगेटिव चार्ज आया तो रिपल्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है. इस वजह से पेरेंटल एटम जो होता है वो छोटा नजर आएगा कंपैरिजन टू व्हाट एनी एनायन, राइट. तो दिस इज स्मॉलर और शॉर्टर देन व्हाट दिस Cl नेगेटिव. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.